नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण सिंह। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत। थैंक यू विशाल। दुनिया भर में भले ही टैरिफ को लेकर तलवारें खिंची हुई हों, लेकिन भारत में एक अलग कारोबारी जंग शुरू हो गई है। जंग का मैदान बना है आसमान और लड़ाई छिड़ी है मुकेश अंबानी की जियो, सुनील मित्तल की एयरटेल के बीच। मामला है सैटेलाइट से मिलने वाली इंटरनेट का और इसके बाजार पर कब्जे का। अब इसमें एक और एंट्री हो गई है और वो है वोडाफोन आइडिया की। इससे देश के टेलीकॉम सेक्टर में क्या बदलाव होने वाले हैं, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। आज बात होगी बाजार की, क्योंकि बाजार में हवा अब पलटती हुई दिख रही है। एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है जो भारत के बाजारों में रैली आने की तरफ इशारा कर रही है। अब आ गई है एक और रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस पर भी बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे अगले महीने की शुरुआत में होने वाली रिजर्व बैंक की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक की। ब्याज दरों को लेकर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है। क्या है इस रिपोर्ट में, इस पर होगी आज चर्चा। तो चलिए फटाफट मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं। सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराने पर अब टेलीकॉम कंपनियों में जंग छिड़ती हुई दिख रही है। अभी जियो और एयरटेल ने एलॉन मस्क की स्टारलिंक के साथ करार किया है। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि वोडाफोन भी स्टारलिंक और अमेजन की क्यूपर के साथ सैटकॉम के लिए बात कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने मुंबई में 5G की लॉन्चिंग भी कर दी। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या टेलीकॉम मार्केट में अब बड़ी जंग आसमान में लड़ी जाएगी क्या? बिल्कुल सही बात है ये। और जिस तरह से स्टारलिंक को लेके बीते हफ्ते जियो और एयरटेल दोनों के एक के बाद एक करार हुए, खबर आई उसकी, सैटकॉम को लेके जिस तरह की अब तेज़ी से गतिविधि आगे बढ़ रही है जी, वहाँ अब लड़ाई का अगला मैदान आसमान बनता हुआ नज़र आ रहा है। सैटेलाइट से आने वाला इंटरनेट इस जंग की सबसे बड़ा हथियार या औजार साबित होने वाला है जी। और अब इसमें वोडाफोन आइडिया, जो कि मुश्किल के दौर से गुजर रही है, पैसे की कमी से गुजर रही है, भारी भरकम कर्ज से गुजर रही है, उसने भी इस पूरे मैदान में अपनी एंट्री करने की एक तरह से वो दिखा दिया है, इशारा कर दिया है। बिल्कुल माना ये जा रहा है कि स्टारलिंक के साथ और अमेजॉन के साथ वोडाफोन आइडिया की बातचीत चल रही है। इस पे क्लैरिफिकेशन भी वोडाफोन आइडिया का है। जब ये रिपोर्ट आई कि इस तरह की बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा कि ये हमारी कारोबारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है इस तरह की बातचीत, और वो सारी चीज़ें उन्होंने उसमें बताई हैं। साथ ही साथ 5G की लॉन्चिंग भी मुंबई में वोडाफोन आइडिया ने कर दी है। तो अब पूरा का पूरा खेल आ गया है कि किस तरह से सैटेलाइट के जरिए देश के एक बड़ी आबादी को इंटरनेट या हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराया जाएगा। और वहाँ पर अब तीनों कंपनियाँ, चाहे जियो हो या एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया है, वो भिड़ते नज़र आएंगे। और कुछ साल पहले तक जो नॉर्मल वॉइस और डेटा को लेके लड़ाई थी, उसमें प्राइसिंग को लेके, टैरिफ को लेके लड़ाई थी, वो बाद में आके हमने उसको थमते हुए देखा। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है और इस बार जो पूरा मामला है वो सेटकॉम का होगा। सर, आप बात कर रहे हैं जियो की, एयरटेल की, वीआई की, बीएसएनएल भी छूट रहा है। तमाम चारों, अगर डेटा ऑपरेटर्स की बात करूं तो इनके यूज़र्स की संख्या पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। भारी भरकम यूज़र्स हैं, करोड़ों यूज़र्स हैं। जियो की बात की जाए तो 46.51 करोड़ जो है मोबाइल उपभोक्ता है, यूज़र है सर। एयरटेल के 28.07, वीआई के 12.63 और बीएसएनएल के 3.10 करोड़। मैं पहले जब चर्चा कर रहा था सर स्टारलिंक पे, तो पहले खबर आ रही थी कि जियो, फिर उसके बाद एयरटेल मिलकर स्टारलिंक के साथ साठगांठ करेंगे। ये दोनों का आंकड़ा जब मैं जोड़ रहा था तो 74.58 करोड़ हो रहा था। अब इसमें सोचिए कि 12 करोड़ और ऐड हो जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल है सर कि ये तमाम लोग जो हैं, पहले तो बड़ा विरोध किया करते थे कि स्टारलिंक को ना आने दिया जाए, लेकिन अब ऐसा क्या बात हो गई सर? इनसाइड स्टोरी हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि अब सब कुछ उन्हीं के पीछे जा रहा है, सब कोई उन्हीं के पीछे भाग रहा है सर। नहीं, देखिए, अंततः तो स्टारलिंक को कहें या हम कहें कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज का देश में शुरू होना था, तय था। उसको लेके पहले से भी बातचीत चल रही थी, अमेजॉन के साथ चल रही थी, टाटा कम्युनिकेशन की अलग बात चल रही थी, और जियो और एयरटेल अपने तरीके से उसको लेके आने की तैयारी में थे। स्टारलिंक को लेके एक विरोध ये था क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर दुनिया भर में अभी अगर सेटकॉम को लेके है तो वो स्टारलिंक है।
कंपनियों को डर था कि स्टारलिंक अगर इंडिया में एंट्री करती है तो क्या उनके लिए कारोबार करना मुश्किल होगा। आपका चाहे जियो हो मुकेश अंबानी की, चाहे एयरटेल हो। इसीलिए बात फिर ये भी की गई थी कि क्या इन पे जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है इसकी बिक्री की जाए, यानी नीलामी की जाए, या इसको अलॉट किया जाए, बांट दिया जाए और एक नॉमिनल फीस इसके लिए ली जाए। ठीक है सर। अब खबर इसमें यह भी आ रही है कि जो स्टारलिंक है शायद उससे सरकार एक फीस लेगी, स्पेक्ट्रम की फीस, 3% का स्पेक्ट्रम फीस लेने की ऐसी खबरें आ रही हैं। कितना अब उसमें आगे क्या होगा, लेकिन जब बाद में सरकार ने एक तरह से ये तय कर दिया कि हम एलोकेट करेंगे, और जब पूरा परिदृश्य एक तैयार हुआ, जब हम उसकी तरफ आगे बढ़े, तो कंपनियों को, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन को, उनको लगा कि बेहतर ये होगा कि स्टारलिंक के साथ टाई अप कर लिया जाए। और वही चीज़ फिर हमको बाद में अभी दिखाई दी, जहाँ पे कि सेटकॉम में दोनों कंपनियों ने उसके साथ टाई अप किया और वोडाफोन अब उसके लिए बातचीत कर रही है। ठीक है सर, एक जो अहम प्रश्न उठता है कि हमारे और आपके फ़ायदे की बात हम करते हैं, अभी जो सबसे तकलीफ देह अगर कोई बात है सर, तो वो है मोबाइल फ़ोन की जो बढ़ती हुई टैरिफ है। अब आदमी 800-900 रुपये 84 दिन के प्लान के लिए पे कर रहा है, जिसमें वॉइस भी है और 4G डेटा है या 5G वगैरह जोड़ लीजिए। पहले ये बहुत कम हुआ करती थी और लगातार इन्होंने अपने कहा कि इनपुट कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है, ये कह के ये लोगों ने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया। आगे भी कहा जा रहा है, बहुत सारे मैंने रिपोर्ट्स पढ़े, वीआई की ही रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, वीआई को लेकर जो कहा जा रहा था कि इस साल में ही ये ना एक बार और टैरिफ अपने हाइक कर सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है सर कि जो जनता, देश की 140 करोड़ की आबादी है, जिसमें 90 करोड़ से अधिक जो मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं, उनको क्या स्टारलिंक के आने के बाद कुछ राहत मिलेगा? क्या सस्ता होगा क्या प्लान? सस्ता होना, देखिए स्टारलिंक की सर्विसेज कितनी सस्ती होंगी इस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। दूसरे देशों के उदाहरण अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ सर्विसेज को अगर रुपए में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो महंगी नज़र आ रही हैं। 3,000 रुपये, 3,500 रुपये हमने। फिर क्या वजह है प्रवीण सर कि जब महंगी, आपको पता है कि भूटान में भी वो 3,500 से 4,000 रुपये महीने का बैठेगा, और भी तमाम तरह की जो बातें चल रही है, ग्लोब की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ भी महंगे। तो फिर क्या वजह है सर कि सब लोग इन्हीं के साथ साठगांठ करने की लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास ना उस पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। हो सकता है कि एयरटेल को और जियो को या वोडाफोन को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर अपने खर्च उस तरह से न करने पड़े अगर उनके साथ टाई अप करते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, स्टैंड अलोन जो स्टारलिंक के प्रोडक्ट हैं सेटकॉम से रिलेटेड, उनकी बिक्री करने के लिए, जैसे रिलायंस है वो अपने स्टोर्स के जरिए इनकी बिक्री, इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री की किस तरह से पूरा सेटअप लगना है वो किया जा सकता है, तो वो एक अलग सर्विसेज हो सकती हैं जी। किस तरह का एग्रीमेंट होते हैं, किस तरह से फिर निकल के आता है, क्या कंबाइंड होके एयरटेल और स्टारलिंक मिलकर या जियो और स्टारलिंक मिलकर सर्विसेज देते हैं, और तब उसका प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्या सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम पे अगर कोई खर्चा नहीं मांगा जा रहा, प्लस जो कॉस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो चूंकि सेटकॉम वाले मामले में बहुत कम होती है, तो क्या उसका नतीजा सस्ते टैरिफ के तौर पर आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिर भी इस बात की उम्मीद अगर मैं कहूं तो वो बहुत कम है कि ये सर्विसेज सस्ती होंगी। हिली एरियाज़ में या कोस्टल एरियाज़ में या जंगल वाले इलाकों में अगर ये सर्विस दी जाएगी तो वो, जहां तक मेरा मानना है, सर्विसेज जो मौजूदा प्लान हैं उनसे हो सकता कुछ महंगी ही हो, उनसे सस्ता होने का इसमें चांसेस अभी कम है। एक और प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा है सर, वो है कि मान लीजिए अभी मेरे पास तो 2-3 ऑप्शंस है, जैसे अभी हम लोग हाल फिलहाल में आपसे भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि तीनों का बहुत लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, जियो भी, एयरटेल भी और वोडाफोन आइडिया भी, तो फटाफट बहुत सारे ऐसे करोड़ों यूज़र्स जो थे वो फटाफट स्विच हो गए BSNL के पास। मेरा एक प्रश्न माइंड में आ रहा है सर, जो व्यूवर का भी हो सकता है कि चलिए जियो भी स्टारलिंक के साथ, एयरटेल भी स्टारलिंक के साथ, वोडाफोन आइडिया भी स्टारलिंक के साथ, तो अगर मेरे पास अगर कोई चेंज करने का ऑप्शन हो, कार्टलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सब कोई एक ही दाम रख लेंगे, तो फिर क्या ही फायदा होगा सर? सब तो फिर मिले रहेंगे, तो फिर मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेगा? इसीलिए तो सरकार BSNL को बनाए हुए है, इसीलिए तो सरकार हर साल BSNL को लंबा चौड़ा, कभी 89,000 करोड़, कभी 1,12,000 करोड़ रुपए के बेल आउट पैकेज जारी करती है। इसीलिए इनएफिशिएंट होने के बावजूद BSNL को खड़ा रखा सरकार ने, बनाए रखे हुए, क्योंकि वो क्रिटिकल कम्युनिकेशन का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है BSNL या MTNL। इसीलिए इनको सरकार बरकरार रखे हुए कि निजी कंपनियों की मोनोपोली न साबित हो और एक सरकारी कंपनी इस मैदान में बनी रहे, तो वो एक वजह है। और हालांकि हाल के वक्त में
जो BSNL है उसके ऑपरेशंस को बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन सरकार ने किया है। बड़ी तेज़ी से 4G पे BSNL काम कर रहा है और कुछ इलाकों में, साउथ के कुछ इलाकों में BSNL के 4G सर्विसेज ऑपरेशनल भी हो गई है। तो BSNL भी खुद को टर्न अराउंड करने की कोशिश में है सरकार, बिल्कुल, और सरकार भी उसमें पूरा, चाहे 4G को लेके लॉन्च करने को लेके बात हो या 5G को लेके अगले स्टेप लाने की बात हो, उस सब पे सरकार लगातार मदद करने के मूड में है और सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। और यही वजह है कि हमने हाल के जो पिछले साल अगस्त में जब टैरिफ हाइक हुए थे, मोबाइल के किराए बढ़ाए गए थे, उसके बाद से हमने देखा कि हर महीने BSNL के साथ ग्राहकों के जुड़ने की तादाद बढ़ी, सिलसिला जारी था, सिलसिला बढ़ता गया लगातार। जियो और एयरटेल को लेके काफ़ी गुस्सा भी लोगों का दिखाई दिया। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा सर कि अगर आप तीनों का जो अगर प्लान्स का कंपैरिजन करिएगा ना, 50 से 60 रुपए का बस अंतर है, कोई 850 रुपए के आसपास है, कोई बस 799 के आसपास है। तो भाई मेरा प्रश्न ये था कि मतलब जो अगर अंतर, हम जिस अंतर की बात करते हैं कि भाई वहाँ नहीं मिल रहा है तो यहाँ चल दें, यहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ चल दें, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आगे नहीं। देखिए 2008, 9, 10 इस दौरान की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम मार्केट में कई कंपनियां थी, कई टेलीकॉम ऑपरेटर थे। मैंने टेलीनॉर का भी नाम सुना था सर। बिल्कुल, है ना, हचीसन था, टेलीनॉर था, यूनिनॉर जो बन के आई थी, है ना, यूनिटेक और टेलीनॉर की मिलके कंपनी ये आई थी, है ना। तो बहुत सारे कंपनियां थी, लाइसेंस बांटे गए थे, 2G लाइसेंस वाला, वहाँ पे स्कैम का मामला भी फिर सामने आया, बहुत सारी चीज़ें हुई, कंपनियां बहुत थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2013-14 के आसपास जियो की लॉन्चिंग हुई, उसके बाद से मार्केट एयरटेल और जियो के बीच में बट गया। आइडिया एक बड़ा कंपटीटर था, 2018-19 तक आइडिया का बड़ा मार्केट शेयर था, लेकिन फिर धीरे धीरे आइडिया खत्म हो गई और पूरे मार्केट पर जियो और एयरटेल की मोनोपोली हो गई। इससे पहले तक जब बहुत सारी कंपनियां थी इस मार्केट में, तब एक बड़ी जंग छिड़ी थी टैरिफ को लेके कि कौन कितने कम किराए पर सर्विसेज दे देगा। उस वक्त रिलायंस कम्युनिकेशन भी थी, अनिल अंबानी की। तो ऐसे प्लान आते थे, 200-250 रुपए के प्लान ऐसे आते थे जिसमें महीने भर आप फ्री में बात कीजिए जितनी चाहे, तब पर मिनट या आवर्स के हिसाब से बातचीत के प्लान आते थे। उसके बाद से जब जियो और एयरटेल की एक बार से डुओपोली इस सेक्टर में कायम हुई, तब जाकर एक तरह से टैरिफ वॉर खत्म हुई और अब हम देखते हैं कि कोई टैरिफ वॉर इस सेक्टर में नहीं है। किराए कम करने का कोई प्रेशर इन कंपनियों पे नहीं है। पिछली बार बढ़ाए गए, उससे पहले बढ़ाए गए किराए, और खुलेआम साफ तौर पर कंपनियों ने फिर कहा कि हम आगे भी किराए बढ़ाएंगे। क्योंकि इन सारे पिक्चर में वेयर इज ट्राई ने अभी हाल में हुआ ये कि डेटा की डिमांड बढ़ी। ट्राई ने अभी हाल में ये कहा कि ये कह देना कि पूरे दुनिया में सबसे चीपेस्ट अगर कहीं डेटा है तो भारत में मिल रहा है। इसके आर्म में आप ये कहें कि हम अब आपसे 850, 900 रुपए लेंगे, तो ये तो तथाकथित नहीं है, सही चीज नहीं है सर। नहीं, इसीलिए देखिए डायरेक्ट तौर पर चूंकि प्राइसिंग का मामला है, डायरेक्ट तौर पर सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर सकती कि आप, क्योंकि सरकार स्पेक्ट्रम फीस ले रही है, सरकार जो अपने बहुत सारे दूसरी फीस सरकार ले रही है, तो उसको चलाने के लिए कंपनियों का भी एक खर्चा है और कंपनियां उसी चीज़ का हवाला देती कि हमारी कॉस्ट, इंफ्रा की कॉस्ट हो या सरकार के जो बकाया हैं उस पर ब्याज है, उस सब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो टैरिफ की वॉर है वो एक तरह से खत्म हुई, किराए बढ़ने का दौर आया और कंपनियों ने, एक ने बढ़ाए तो साथ में दूसरी ने बढ़ाए, साथ साथ किराए बढ़ते हुए नजर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि सर कि एक सप्ताह का भी लोग देरी करते हैं। नहीं, एक आज जिसने किराए बढ़ाए, सुबह अगर जियो ने बढ़ाए तो शाम को एयरटेल का। इसी तरह लिंकिंग का भी देखिए ना सर, कल अगर जियो ने किया तो आज एयरटेल ने कर दिया। बिल्कुल, लेकिन सेटकॉम को लेके अब शायद ऐसा हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया देखिए जिस तरह से पिछड़ गई थी, जिस तरह से कर्ज में दबी जी, और एक वक्त पर यह लगा कि सर्वाइवल का संकट है, लेकिन उसको बचाने की भी कोशिशें हुई, फंडिंग भी आई, कंपनी ने, जो प्रमोटर्स ने फंडिंग डाली। वोडाफोन का या एयरटेल को खड़े करने का पर्पस यही है कि आप इस मार्केट में किसी तरह डुओपोली को रोका जाए जी। और वहीं से अब ये बात निकल के आ रही है कि जब सेटकॉम आएगा तो शायद प्राइसिंग का एक नया वॉर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनियां हो सकता है इस बात की तरफ कोशिश करें। सेटकॉम को लेके जियो और एयरटेल में एक लंबी जंग चली जी, दोनों लोगों का विचार बिल्कुल अलग था कि किस तरह से सेटकॉम को दिया जाना चाहिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है जी। अब हो सकता है यहाँ से कुछ प्राइसिंग को लेके थोड़ी रस्साकसी नजर आए,
वो देखना होगा कि क्या ये जंग वहाँ पर आसमान में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए लड़ी जाएगी कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दुनिया भर में टैरिफ, महंगाई और घटते कंजम्पशन के चलते उथल पुथल मची हुई है। बाजार जो है बेहाल है। भारत की बात करें तो इसी साल अब तक 1.71 लाख करोड़ रुपए की निकासी जो है एफआईआई कर चुके हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 3 लाख करोड़ की निकासी 2024 में ही हो गई। लेकिन क्या बाजारों का बुरा जो दौर है वो बीत चुका है? क्या एफआईआई फिर से भारतीय बाजारों में लौटने के लिए बेकरार है? ये सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि हाल में कुछ रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट इस तरफ जो है इशारा कर चुके हैं। और अब इंडिया फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म जो है बे कैपिटल पार्टनर्स ने भविष्यवाणी की। कहा कि एफपीआईज फिर से भारत में पैसा लगाने पर सोच सकते हैं क्योंकि भारत के मार्केट वैल्यूएशन में गिरावट आई। अनुमान यह जताया गया है कि एफआईआई ने जितना पैसा निकाला है उसमें से 30 से 40% पैसा वापस आ सकता है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि हाल के दिनों में कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिनमें कि भारत के बाजारों को लेकर बुलिश बातें कही। क्या संकेत दे रहा है? ये बिल्कुल, जो बे कैपिटल की रिपोर्ट है वो काफ़ी इस लिहाज से सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो ये कह रही हैं कि जो पैसा एफपीआईज ने निकाला है उसमें 30-40% पैसा, जैसा वो बता रहे हैं, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई है। इस साल हुई है? इस साल। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल की 3 लाख करोड़ की निकासी, क्या और 5 लाख, तकरीबन 5 लाख करोड़ की निकासी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो 2 लाख करोड़ की इस साल की निकासी है उसका 30-40% हिस्सा भारत आ सकता है। अब क्यों आ सकता है वापस, उसकी कुछ फैक्टर गिनाए हैं बे कैपिटल ने। एक तो उन्होंने ये कहा है कि MSCI इंडिया इंडेक्स जो है उसका जो फॉरवर्ड पीई रेशियो है वो 18.5 पर है, 18.5 यानी पर 20 है, से कम है। 20 से कम है। और वो जो हिस्टोरिकल एवरेज है 5 साल का इसका, उससे नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है। इससे वो रास्ता खुलता है जहां पे कि एक जो वैल्यूएशन की बात आती है कि भारतीय बाजार क्या अब सस्ते हो गए हैं, इस गिरावट के बाद क्या भारतीय बाजार उस लेवल पर आ गए हैं जहां पे कि वो अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो उस तरह से अगर हम देखें तो जो पीई रेशियो है बता रहा है वो बी कैपिटल के मुताबिक वहाँ पे अब एफपीआईज को या एफआईआईज को लग सकता है कि अब भारत के बाजार उनके लिए मुफीद हैं, उनके लिए पैसा लगाने के लिए ठीक हैं। एक फैक्टर ये हुआ। ठीक है सर। दूसरा फैक्टर हुआ चाइना का, जिसको लेके ये कहा जा रहा है, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह की ग्लोबल उथल पुथल मची है और जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा हुए हैं, वहाँ से अब इन्वेस्टर चीन से रुख मोड़ सकते हैं, चीन से वापसी कर सकते हैं और वहाँ से उनके लिए एक जो बढ़िया बाजार उनको दिख सकता है वो भारत हो सकता है और वहाँ से वो भारत में पैसा लगा सकते हैं। भारत में मजबूत आर्थिक, उन्होंने जो कहा है, माहौल जिस तरह का है वो, और जो फंडामेंटल्स हैं इंडिया के वो मजबूत उनको दिख रहे हैं, वो मजबूत दिख रहे हैं। और उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अगले कुछ वक्त में अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं उनके लिए अच्छे रिटर्न देने वाला बाजार साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से भारत में एफआईआईज की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। इसका संकेत हम ऐसे भी देखें अगर सर कि पिछले अगर 1-2 दिन की जो मार्केट की चाल है उसको भी अगर देखें तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और निफ्टी भी अगर देखें तो निचले स्तर से बॉटम से 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा भी चुका है। आप जो बता रहे थे सर उसमें एक वर्ड आ रहा है पीई रेशियो। अगर हम अपने व्यूअर्स से को अगर हम संबोधित करते हैं उनको अगर हम अच्छे से और आसान भाषा में समझा पाएँ कि ये मामला होता क्या है सर, आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे। पी रेशियो क्या है? इसको बार बार कहा जाता है कि 20 से नीचे है तो बड़ा अच्छा है, तो इसको अगर आप थोड़ा इलेबोरेट करके। नहीं, वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से है, होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। क्या सर? पहले मतलब जो अर्निंग है उसके हिसाब से जो आपका जो एक तरह से जो कमाई है उसके हिसाब से आपका प्राइस क्या है। तो वो अगर 20 जैसा आप बता रहे हैं या 18.5 है, MSCI इंडिया इंडेक्स का जो पीई रेशियो, फॉरवर्ड पीई रेशियो है वो 18.5 का जो बता रहे हैं। देखिए, जितना कम पीई रेशियो मतलब उसके ग्रोथ के उतने ज़्यादा आसार हैं। ज़्यादा पीई को इसीलिए ये माना जाता है कि वहाँ पे अब क्या ग्रोथ की उम्मीद है या ग्रोथ के चांसेस अब और मौजूद हैं या नहीं, ये इसकी तरफ इशारा करता है, इसीलिए कम पीई को। हालांकि ये भी एक ये कहा जाए कि इसको लेके भी बहुत सारे अलग अलग तरह की राय हैं। कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा पीई वाली कंपनियां भी मौजूद होती हैं, उसके बावजूद ये माना जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं क्योंकि उस सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका पीई रेशियो का मामला है। लेकिन कुल मिला के ये जो बे कैपिटल की रिपोर्ट आई है इंडियन मार्केट को लेके, इससे ठीक पहले मॉर्गन स्टैनले की एक बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि सेंसेक्स
बुल केस सिनेरियो में 1,05,000 तक चला इसी साल के आखिर तक 1,05,000 पे पहुंच जाएगा। गोल्डमैन सैक्स 25,500 के आसपास का टारगेट बिल्कुल। दे तो रही थी। लेकिन बॉस और इसके अलावा अजय बग्गा का भी जो बड़े मार्केट एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने ये कहा कि भारत के जो बुरा दौर है एक तरह से वो बीत गया है और अब पूरा रिकवरी और अब तेजी का दौर दिखाई दे सकता है और दुनिया भर के अब इन्वेस्टर एक बार फिर से भारत का रुख कर सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ का जो जिस तरह का हिसाब किताब बना है, उसमें अमेरिका के रिसेशन की जिस तरह की बातें आ रही हैं, उस सबसे एक बार फिर से भारतीय बाजार अच्छे दौर में पहुंच सकते हैं, अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के कई एक्सपर्ट और कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो इस बात की तरफ अब इशारा कर रही हैं। लेकिन सर व्हाट अबाउट रॉबर्ट कियोसाकी, शंकर शर्मा, इनको कैसे लें? और उसमें अश्वत्थ दामोदरन भी शामिल हैं, जिनका कैसे लें सर? देखिए, फिर वही बात है कि दो धाराएं हैं। जो एक धारा ये कहती है कि नहीं, इस वक्त भी खतरा मौजूद है, वार्निंग है, अमेरिका में रिसेशन आएगा तो दुनिया भर में उसका स्पिल ओवर दिखाई देगा। दूसरी धारा ये कह रही है कि अमेरिका में रिसेशन या टैरिफ का जिस तरह के हिसाब किताब को तैयार किया जा रहा है वो भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। भारत इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि बाकी के देश या दुनिया में या अमेरिका का जिस तरह का उन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं टैरिफ को लेके, उससे इंडिया फ़ायदा उठा सकता है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत का रुख कर सकते हैं। क्योंकि मजबूत डेमोक्रेसी हो या फंडामेंटल्स हो इंडिया के, इकॉनमी जिस तरह का रेजिलियंट इकॉनमी भारत की है, महंगाई भी कंट्रोल में एक तरह से नज़र आ रही है और दुनिया भर में की जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनमें पिछले कई साल से भारत की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है और आने वाले वक्त में भी ये मजबूत ग्रोथ रहने वाली है। तो वो जो तमाम फैक्टर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मामला हो गया, और सर हम और आप अभी चर्चा भी कर रहे थे शो के पहले, आप मार्केट का कंपैरिजन भी कर रहे थे, निफ्टी का और S&P 500 का कंपैरिजन कर रहे थे। बीते 6 महीने में हम लोग शायद 1% गिरे हैं। नहीं, बीते 1 महीने की अगर हम बात करें तो निफ्टी में मामूली गिरावट है, जबकि यहाँ पर जो S&P 500 में 6-7% की गिरावट दिखाई दे रही थी उसमें। जी जी। चलिए आखिर में बात करेंगे ब्याज दरों की। इन्वेस्टमेंट बैंकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की रिटेल महंगाई औसत 4% रहने की उम्मीद जताई। इन्होंने रिपोर्ट जारी कर कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जिसको कि आप CPI के नाम से जानते हैं, CPI बेस्ड महंगाई की जो दर है वो 4% रहने का आसान सा मतलब ये है कि आने वाले महीनों में RBI द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में 0.75% की कटौती की जा सकती है, जबकि पहले जो था सर इसका अनुमान 0.50% का था। इसके अलावा SBI रिसर्च ने 0.75% के रेट कट की बात की। अब वो जर्मनी चलते हैं। जर्मनी की ब्रोकरेज कंपनी जो है डॉचे बैंक, उसने भी कहा कि अप्रैल की जो MPC होगी उसमें भी 0.25% की कटौती हो सकती है। मेरा आपसे सवाल है सर कि ये जो बातें सामने आ रही हैं ये क्या संकेत दे रही है? क्या बिगर पिक्चर ये है कि भारत में जो महंगाई हो, कंजम्पशन की जो समस्या है वो दूर होने वाली है क्या? कंजम्पशन की समस्या दूर कैसे होगी ये देखना होगा, रिकवरी कितनी है वो देखना होगा, लेकिन महंगाई का जहाँ तक मसला है उस पर ज़रूर रिजर्व बैंक को, सरकार को, दोनों को राहत मिली है, आम लोगों को भी राहत मिली है, क्योंकि पीछे के जो सर्दियों का सीजन है वहाँ पे सब्जियों का उत्पादन हो या बाकी जो रबी की फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ा है, हार्वेस्ट अच्छी हुई है और उसकी वजह से महंगाई को कम करने में मदद मिली है। फरवरी में जो महंगाई का डेटा आया है, खुदरा महंगाई का CPI का, वो 3.61%, यानी जो 4% का जो कंफर्टेबल रेंज है उससे कम है। बिल्कुल। तो वहाँ से इस बात के अब आसार पैदा हो रहे हैं और जो RBI ने भी फरवरी की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में कहा था कि इस साल, माफ़ कीजिए, अगले साल यानी 2025-26 में औसत महंगाई दर 4.2% रहेगी और उसी से और कम महंगाई दर की बात मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट कह रही है। बड़ा संकेत है सर। हाँ, कि 4% के आसपास औसत महंगाई दर रहेगी और इसका मतलब ये है कि जब रेट कट अब आने वाले वक्त में और दिखाई दे सकते हैं। 75 BPS के रेट कट की बात मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कर रही है। बहुत सारे दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं और जानकार और रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में जब मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी तो उसमें 25 BPS की कटौती और हो जाएगी। यानी जो रेपो रेट है, अभी पिछला जो फरवरी में रेट कट हुआ उसके बाद 6.25% हुआ, अब वो घटकर अगर अप्रैल में और 25 BPS की कटौती होती है तो ये 6% पर आ जाएगा रेपो रेट। इसका मतलब ये होगा अगर बैंक कम करते हैं, कटौती करते हैं ब्याज दरों में, तो आपकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन, ये सब इनमें
चाहे तो आपका ईएमआई कम हो सकती है, नहीं तो आप अपना टेन्योर कम करा सकते हैं अगर बैंक इस रेट कट का फ़ायदा ट्रांसमिट करते हैं आम ग्राहकों को। हालांकि वहाँ बड़ा सवाल जरूर मौजूद है जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी, पास ऑन करते हैं कि नहीं सर, उसमें भी आएंगे। लेकिन पहले एक जो सवाल आ रहा है, उठ रहा है सर, मॉर्गन स्टैनली इसके पिछले भी जो एक रिपोर्ट पेश की सर, उसमें भी कहा कि जो सेंसेक्स है 1,05,000 के पार जाएगा। अब कह रहे हैं कि महंगाई काबू में है, रेट कट भी होगा। चलिए 0.75% का रेट कट नेक्स्ट मान जितने भी अगर 6 MPC आएंगे उसमें कर दिया जाएगा। इन दोनों रिपोर्ट को अगर हम लोग समराइज करें, जोड़ कर देखें, तो ये भारत के लिए क्या बुलिश पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, और तो और भारतीय मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए और इकॉनमी के लिए क्या संकेत दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक बुलिश पिक्चर तो है ही। अगर हम 1,05,000 के सेंसेक्स के लेवल की बात करें जी, तो उस हिसाब से भी एक बुलिश पिक्चर है। दूसरा, 1 अप्रैल से आपका नया फिस्कल ईयर चालू हो जाएगा। ठीक है। वहाँ सबसे बड़ा फायदा ये मिलने वाला है कि 12 लाख तक की कमाई आपकी टैक्स फ्री होने वाली है। जी, नए टैक्स रिजीम में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी लोग उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपका टैक्स आउटगो बचेगा। जी, वो एक जो बड़ी राहत है, उसका मतलब ये निकल कर आएगा कि लोग कंजम्पशन पर पैसा खर्च करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही अगर रेट कट अप्रैल में हो जाता है सोने पे सुहागा है। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली असर क्या होगा, आपकी जेब में ज़्यादा पैसे बचेंगे। एक आपका टैक्स बचेगा, दूसरा आपको ब्याज दर पर अगर कटौती होती है तो वो आपका ईएमआई में कटौती के तौर पर आपकी जेब में पैसा बचेगा। प्लस अगर आप उसके साथ कमज़ोर महंगाई को जोड़ लेंगे, महंगाई में अगर गिरावट इसी लेवल पर 4% के आसपास भी अगर महंगाई रहती है, तो वो जो एक बड़ा फ़ायदा है, फिर वो वहाँ से आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम कर सकता है। वहाँ से कंजम्पशन को रिवाइव करने में मदद मिल सकती है, चाहे कार सेल्स हो, चाहे एफएमसीजी सेल्स हो, चाहे वाइट गुड्स की सेल्स हो, या दूसरा कंस्ट्रक्शन या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर हम पिकअप देख सकते हैं। और ये ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर इकोनॉमी में जो बात कही जा रही है कि अगले फिस्कल में 6.5% की ग्रोथ रेट हो सकता है, कि 6.5% की ग्रोथ रेट को हासिल करने में यहाँ से फिर मदद मिले। लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर इस बात का भी है कि कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, उनकी अर्निंग कैसी रहती है, मार्केट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। अगर एफआईआईज का आना, जैसा बाकी रिपोर्ट्स कह रही हैं, क्या अगली तिमाही में, यानी जो मार्च तिमाही है उसके रिजल्ट कैसे रहते हैं, और फिर जून तिमाही के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं क्वार्टरली, उन सारी चीज़ों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सर, आप कह रहे हैं कि महंगाई काबू में रहेगा, 4% से अगर जो बहुत ही आरामदायक जो ब्रैकेट उसके नीचे रहेगा तो अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे चर्चा भी कर चुके हैं सर, आप कह रहे थे कि नहीं, चूंकि विशाल वो रबी वाला सीजन था, वो सब मामला था आगे। हालांकि जो लास्ट MPC को मैं सुन रहा था तो गवर्नर साहब कह रहे थे कि नहीं, मानसून भी ठीक ठाक रहने वाला है, आगे भी चाल ठीक ठाक। अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो क्या सिनेरियो रहेगा सर? ये तो वन साइड ऑफ द पिक्चर है, अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल इस चीज़ में रिस्क भी हैं, रिस्क ग्लोबल अनसर्टेनिटीज नहीं रहेंगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, साथ ही टैरिफ वाला बयान नहीं होगा कल के डेट में, फिर कह देंगे 500% हम टैरिफ लगा देंगे। नहीं, ट्रंप के टैरिफ से तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ एक डील कर लेगी अगले 6, 7, 8 महीने में, या दिसंबर तक भारत और अमेरिका के बीच में कोई ना कोई बायलैटरल अभी भी इंतजार है सर कि मदर ऑफ ऑल डील्स आ जाएगा या नहीं? नहीं, भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने में ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, पेच नहीं है, पेच नहीं होगा। कुछ जो एग्रीकल्चर है या डेयरी है, ऐसे जो सेगमेंट हैं, सेक्टर हैं, वहाँ पर हो सकता है थोड़ा मामला फंसे, थोड़ी रस्साकसी चले, उसके बाद चीज़ें शायद सेटअप कर ली जाएं। मसला है क्लाइमेट चेंज का, जो जिसको लेके अभी मौजूदा गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी बयान दिया है, आगाह किया है। इसके अलावा जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ से क्या खरीफ की फसलें कैसी निकल के आती हैं, मॉनसून कैसा होता है, क्या नॉर्मल मॉनसून रहेगा। एक आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिस तरह के एरेटिक वेदर जो है, असामान्य मौसम होता है। ये सर हम लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं कि भारत के कई राज्यों में 43 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है पारा। बिल्कुल, अभी मार्च है। वो कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं सूखा पड़ जाना, कहीं अचानक बर्फबारी, कहीं अचानक बारिश हो जाना, ये जो इस तरह का वेदर है, ये क्रॉप पर किस तरह से असर डालेगा, क्रॉप्स की सस्टेनेबिलिटी को लेके एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जिसको लेके रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। ये
इस साल या अगले साल, ये शॉर्ट टर्म का समस्या नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है। इसके लॉन्ग टर्म के समाधान देखने होंगे, किस तरह से हम सस्टेनेबिलिटी क्रॉप में या खाद्यान्न में, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एग्रीकल्चरल जो पूरा सेटअप है, लैंडस्केप है, उसके बावजूद क्या हम इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी है हमारे पास, जो फूड ग्रेन्स हैं, दलहन है, तिलहन है, यहाँ पे किस तरह की सेफ्टी रहेगी, फूड सेफ्टी, वो सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म का विजन जाहिर तौर पर क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर बनाना होगा। चलिए सर, अब तो कहा जा रहा है कि लास्ट सवाल आपसे पूछता हूं कि कहा जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती हो जाएगी, आगे SBI रिसर्च कह रहा है 0.75%, अब मॉर्गन स्टैनली भी कह रही है, फिर ये जो जर्मनी वाली है वो भी बोल रही है सर, डॉचे बैंक भी कह रही है। मेरा सवाल है सर कि कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चलिए सब रेट कट हो भी जाए, वो पास ऑन तो हो ही नहीं रहा है हमारे आपके पास, वो समस्या को कैसे दूर करोगे भाई? आपसे कल भी मैं पूछ रहा था कि देश में 25 से 26 बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक जोड़ लीजिए आंकड़ा और बढ़ जाएगा, उनमें से 5, 6 या 10 चलिए उन्होंने काम किया है 0.25% के आसपास। व्हाट अबाउट द रेस्ट? नहीं, देखिए वहाँ मसला जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था कि MCLR या कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स वाला जो मामला है, वो ही अभी ऊंचा बना हुआ है। रिजर्व बैंक ने 5 लाख करोड़ के लगभग की नकदी डाली है और रिजर्व बैंक लिक्विडिटी डाल रहा है। लिक्विडिटी जब बैंकिंग सिस्टम में आएगी, जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग जो है, बैंकों का कॉस्ट जो घटेगा, उसके बाद वो कर्ज सस्ता करेंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर अप्रैल में रेट कट होता है, 25 BPS का रेट कट भी अगर होता है, तो उसके बाद सरकार का भी प्रेशर होगा बैंकों पर कि वो अब इसका आधे फीसदी की एक तरह से कटौती हो जाएगी रेपो रेट में, और उसका फ़ायदा आम ग्राहकों को देने का सरकार की तरफ से भी प्रेशर बैंकों पर जरूर होगा, और जाहिर तौर पर उसके बाद फिर रेट हम ब्याज दरों को सस्ता होते हुए भी देख सकते हैं। चलिए, सरकार तो उस समय भी कह रही थी सर कि 1-2 सप्ताह तक हम लोग वॉच किए कि पास ऑन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो फरवरी के MPC में हुआ। हाँ, लेकिन अब देखिए अप्रैल आ गया, अब फिर से कट हो जाए, ठंडा ही पड़ गया। एग्जैक्टली सर। चलिए, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।